आप सभी देशवासियों को मेरा सादर प्रणाम। लगभग 65% युवा जनशक्ति से परिपूर्ण इस प्राचीन सभ्यता हिंदुस्तान की मैं एक सूक्ष्म सी इकाई। आप सभी का ध्यान चाहूँगा कुछ उन तथ्यों पर जो चुनावी मौसम में हम युवाओं के नाम पर सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ निकालने के ही काम आते हैं, जिनका वास्तविकता से नाता सिर्फ ना के बराबर है। तो आइए चलते हैं सच्चाई के धरातल पर और डालते हैं नज़र युवाओं के आंकड़ों पर एक आम इंसान के नज़रिए से। 65% युवाओं में सबसे पहले के लगभग 10 से 15% युवा नशे की गिरफ्त में हैं, किसी काम के नहीं, उल्टा अपने घर परिवार और समाज के लिए अभिशाप होते हैं ऐसे लोग। इसके बाद आते हैं 5 से 10% अमीर बाप की बिगड़ी औलादें, खुद के साथ साथ पूर्वजों का भी नाम धूमिल करते हैं। यूपी बिहार की विधानसभा हो या दिल्ली का दरबार, ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। फिर आते हैं 5% पप्पू जैसे लोग, एक्टिंग तो आती नहीं, लगे हैं नारियल का जूस निकालने में और दूसरों का हक मारने में। अगले 5 से 15% युवा जो बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात सुबह शाम अंधेरे उजाले सब एक कर देते हैं। वक्त और जगह इनके जज्बे के आगे तो कुछ भी नहीं। सुबह शाम बस एक काम, बाबू छोना, बाबू छोना, बाबू छोना। 10 से 15 या 5 से 15, मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा इसी का बिजनेस कर रहे हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं। आगे के 5 से 10% भटके हुए नौजवान हैं, जिन्हें मनाने की सारी तरकीबें बेकार सी जान पड़ती हैं। खुदा ही जाने इनकी मानसिकता का आलम। और अब आते हैं 10 से 15% मेरे वो युवा भाई बंधु जो पता नहीं क्यों आज भी बाबा आदम के ज़माने में बनाए गए कुछ तत्कालिक वैकल्पिक समीकरणों में ही उलझे हैं। या यूँ कहें कि इन लोगों ने अपनी विचारधारा और व्यक्तित्व को आज से 70 साल पहले के दायरे में बांध दिया है, और दिन प्रतिदिन ऐसे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। इन बातों को ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं। अगर आप इन तथ्यों को थोड़ा और करीब से देखेंगे तो पाएंगे कि इस तरह के कानून आज निरर्थक हैं और समाज में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करते हैं, कर भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसकी छींटें हम सभी के दामन में दाग लगा रही हैं। इन्हीं सभी प्रकार युवाओं की गणना के बाद भी एक युवा वर्ग शेष रह जाता है इस समाज में। वो युवा जिन्हें अपने देश, धर्म और संस्कृति के महत्व की गहरी समझ है। वो युवा जो अपनी प्रतिभाओं और योग्यताओं से भली भांति परिचित है। वो जिन्हें सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक घटकों की सही मायनों में परख है। वो जो मानवीय संवेदनाओं को महसूस करने का हृदय रखते हैं। वो युवा जिन्होंने कभी किसी विरासत या व्यक्ति विशेष के प्रभाव में नहीं, अपितु हर तरह के अभाव में भी जीना सीखा है। वो युवा वो आज अपने आने वाले कल को बचाने की जद्दोजहद में लगा है। और जो लोग आज इस आधुनिकता के दौर में पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, वो रोज सुबह होते ही घर की दहलीज छोड़ देते हैं 2 वक्त की रोटी जुटाने को। अपने कंधों पर घर परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ लिए अपना दायित्व निभाते हैं पूरी ईमानदारी से, लेकिन फिर भी किसी की नज़र नहीं जाती इन पर। कोई नहीं समझता इनका दर्द। इनकी योग्यताएं, इनकी प्रतिभाएं कुछ स्वार्थी लोगों के बनाए गए नियमों के फेर में फंसकर बाबूजी के सपनों के भारत की बलि चढ़ जाते हैं। इस बात पे ज़रा गौर करिएगा प्रधान सेवक जी, सभी संवैधानिक पदों पर आसीन हमारे समाज वर्ग के प्रतिनिधि महोदय, केंद्रीय व राज्य कर्मचारी महोदयगण, हम युवा आपसे हाथ जोड़कर सविनम्र निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने पदों का सदुपयोग जनसेवा भावना से करें, ना कि इसका दुरुपयोग कर उस विचारधारा और मानसिकता को हवा दें जो हमारे समाज को बांटती है, हमारे दिलों में नफरत भरती हो, लोगों में ऊंच नीच की भावना पैदा करती हो। और अगर आप सभी माननीय हम युवाओं के लिए सच्चे मन से कुछ भी करना चाहते हैं तो शिक्षण संस्थानों व सेवा क्षेत्र में व्याप्त भेदभाव जैसे अवरोधों की समीक्षा कर उन राहों को शीघ्र सुगम बनाने का कष्ट करें। वो राहें जहां हर वर्ग के युवाओं को बिना किसी पक्षपात के उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उचित अवसर व सम्मान मिले। जैसा कि हम सभी जानते हैं, समाज में फैली लगभग सभी विषमताओं की डोर कहीं ना कहीं शैक्षिक अभाव से ही जुड़ी होती है, और शिक्षा ही हमारे जीवन का आधार तय करती है। अब सोचने वाली बात यह है
कि अगर हम शिक्षा प्रदान करने में ही भेदभाव करेंगे तो सपनों का भारत हो या उज्जवल भविष्य, दोनों वाक्यों की कल्पना महज एक बेईमानी ही साबित होगी। शायद मेरे ये शब्द कुछ लोगों के जहन में स्वाभिमान का बीज बो सके। ऐसी ही उम्मीद लिए मैं आज़ाद भारत के सिस्टम में फंसा एक युवा फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।